वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक लीकेज रिएक्टेंस को। मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक लीकेज रेजिस्टेंस क्या होता है एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, और जब वो रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस सर्किट में आता है तो उसका रोल क्या होता है, और वो V1 और E1 को कैसे रिलेट करता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस क्या होता है? ये जब हम किसी ट्रांसफार्मर में जब हम एक साइड के पैरामीटर्स को दूसरे साइड्स में, सपोज अगर हमको प्राइमरी साइड के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र करना हो तो हम वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। पहले हम उस पैरामीटर को प्राइमरी साइड में अगर ट्रांसफ़र करना है तो प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो है सर्किट मॉडलिंग जो है वो सिंपल हो जाती है, जिससे क्या होता है कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत ही यूजुअल प्रैक्टिस है ट्रांसफार्मर में कि हम एक साइड के पैरामीटर्स को, चाहे वो प्राइमरी का पैरामीटर्स हो चाहे वो सेकेंडरी का पैरामीटर्स हो, उसको हम दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। यदि प्राइमरी के पैरामीटर्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे सेकेंडरी साइड में तो वो सेकेंडरी साइड में प्राइमरी का इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा, और प्राइमरी सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स को प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो सेकेंडरी साइड का प्राइमरी इक्विवेलेंट सर्किट कहा जाएगा। तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या वैल्यू होता है उस पैरामीटर का, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। वो चेंज वैल्यू किस रेशियो में चेंज होता है उसको हम यहाँ से देखेंगे। एक हमने ट्रांसफार्मर का जो है यहाँ पे सीमेट्रिक जो है डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें जो है एक प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है यहाँ R1 दिया हुआ है और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है। अब हम इस R2 को जो है हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी साइड में। तो अब ये जब R2 सेकेंडरी से प्राइमरी साइड में आएगा तो वो R2 क्या यही रहेगा या इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी? तो चलिए देखते हैं कि जब हम सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड में लाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइमरी साइड में आके उसके वैल्यू पे। तो यहाँ पर सपोज हमने सेकेंडरी के रेजिस्टेंस को प्राइमरी में ले आया और उसकी वैल्यू सपोज हो जाती है कितनी, R2 डैश, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिफर्ड या ट्रांसफर्ड टू प्राइमरी साइड। ये इसका पूरा डिफिनीशन हो गया। जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड में लाते हैं तो हम इसको लिखते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस ट्रांसफर टू प्राइमरी साइड। ये हमने कितना मान लिया, R2 डैश। पहले क्या था, R2 था। सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R2 ट्रांसफर टू प्राइमरी साइड जब हो गया तो हमने क्या इसको लिख दिया, R2 डैश। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी साइड क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डैश। सीरीज में है तो R1 और R2 डैश। अब इससे क्या हुआ कि हमारा सर्किट जो है पूरा ट्रांसफार्मर का एक साइड में आ गया।
अब हमको प्राइमरी साइड के ही सर्किट से जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो पावर हो या पावर लॉस हो, कोर लॉस हो, इनपुट पावर हो, आउटपुट पावर हो, इनपुट वोल्टेज हो, आउटपुट वोल्टेज हो, सारे इसी एक तरफ के सर्किट से हमको मिल जाएंगे। अब हमको अलग अलग वाइंडिंग से 2 बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में ये सारा पैरामीटर्स हमको कैलकुलेट हो जाएगा। यही फ़ायदा है इक्विवेलेंट सर्किट को एक साइड में ट्रांसफ़र करने का। तो अब इस R2 डैश की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में चूँकि हम सोर्स तो एक ही साइड में देते हैं, वो क्या होता है, सोर्स जो है, सोर्स यानी जो सप्लाई होता है, या उसको कहें इनपुट पावर, इनपुट पावर जो है हम किधर देते हैं, प्राइमरी में ही देते हैं, प्राइमरी साइड में देते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉपर लॉस होगा सेकेंडरी साइड का, वो भी तो हमारा प्राइमरी साइड से ही सप्लाई हो रहा है। ये कॉपर लॉस जो भी ट्रांसफार्मर में हो रहा है, अगर सेकेंडरी साइड में हम लोड लगाते हैं तो ये इसको फीड कौन कर रहा है, ये तो प्राइमरी करंट ही फीड कर रहा है। तो सपोज सेकेंडरी करंट अगर I2 है, तो कॉपर लॉस इन सेकेंडरी कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर, और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, R2, I2 स्क्वायर R2। अब ये I2 स्क्वायर R2 कहाँ से आ रहा है, इज सप्लाइड फ्रॉम प्राइमरी इनपुट पावर, क्योंकि हम लोग जब ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल को ऑन लोड हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या बताया था कि I1 जो होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है, एक I2 डैश प्लस I0। ये I2 डैश क्या है, यही वो करंट है जो सेकेंडरी साइड में फ्लो कर रहा है, यही जो है क्या है, इक्विवेलेंट सेकेंडरी लोड करंट इन प्राइमरी साइड। अब ये बताइए कि जब हमारा सेकेंडरी साइड का करंट I2 से कॉपर लॉस हमारा I2 R2 हो रहा है, और इसी I2 के इक्विवेलेंट हमारा प्राइमरी में I2 डैश करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या हम इस I2 की जगह हम इस I2 डैश को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि I2 स्क्वायर R2 इक्वल टू क्या होगा, I2 डैश इक्वल टू I2 डैश स्क्वायर इंटू, अब R2 को भी हमने रेफर कर दिया है प्राइमरी साइड में, जो करंट प्राइमरी साइड का ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी तो प्राइमरी साइड का लेना होगा, और ये रेजिस्टेंस R2 जो है प्राइमरी साइड में जब रेफर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, I2 डैश इंटू R2 डैश। अब यहाँ से ये I2 जो है लोड पे जो है क्या है, I1 के बराबर है, क्यों, क्योंकि I0 जो है इज वेरी लेस, यानी हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये 2 to 3% ऑफ फुल लोड करंट होता है सेकेंडरी साइड का। यानी I2 अगर फुल लोड करंट है हमारा, तो I2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम नेगलेक्ट कर दें, ये क्या हो जाएगा, अब नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू I2 डैश हो जाएगा। यानी इस I2 डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I1। तो अब यहाँ से हमारा क्या मिल जाता है, I2 डैश R2 इक्वल टू I1 स्क्वायर
R2 डैश। अब यहाँ से हमको R2 डैश कितना मिल जाएगा, R2 डैश को हम आउट कर देंगे यहाँ से, तो हमारा क्या हो जाएगा I2 बाई I1 का स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, यहाँ से हमको R2 डैश की वैल्यू क्या मिल गई, I2 बाई I1 स्क्वायर इंटू R2। अब हमने ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन पढ़ा था एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन वाला वीडियो एक बार चेकआउट कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, I2 बाई I1 इक्वल्स टू N1 बाई N2। ठीक है, या इसको I1 बाई I2 इक्वल टू क्या लिखते हैं, N2 बाई N1। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं टर्न रेशियो। क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो। टर्न रेशियो को हम डिनोट कर रहे हैं K से। अब इस I1 बाई I2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको अगर हम I1 बाई I2 को K मान रहे हैं टर्न रेशियो, तो I2 बाई I1 क्या हो जाएगा, 1 बाई K। I2 बाई I1 क्या हो जाएगा, 1 बाई K। तो I2 बाई I1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई K स्क्वायर। तो यहाँ से R2 डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से R2 डैश क्या हो जाएगा, R2 इंटू 1 बाई K स्क्वायर, यानी R2 बाई K स्क्वायर। यहाँ से हमको रिलेशन मिल गया किसका, जब हम सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो सेकेंडरी का जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है सेकेंडरी साइड का, वो प्राइमरी साइड में आके कितना वैल्यू देता है, R2 डैश, और उसका सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस के टर्म में ये वैल्यू हो जाता है R2 बाई K स्क्वायर। तो इस तरह से हम सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड में रेफर करके उसका वैल्यू निकालते हैं।